guys, welcome back to Be the Topper. So this is part 4 of chapter 2, primary and secondary market of class 11th financial markets management. तो इससे पहले हमने पार्ट 3 बना लिए हैं। 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कर मतलब एक बेसिकली एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसको देखो और मुझे ये ज़रूर बताना उस वीडियो के कमेंट में कि उसकी ऑडियो जो है, जो आवाज़ है मेरी, वो आपको उस वीडियो में आ रही है प्रॉपर्ली या फिर नहीं आ रही है। ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ मुझे बता देना, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलेगा। और अगर उसको ऑडियो क्वालिटी बेकार होगा तो उस वीडियो को मैं दोबारा बना दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात की है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। कुछ मैंने 1-2 दिन पहले ही वो वीडियो डाला था जिसमें मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना ताकि आपको नोट्स मिल पाएँ। जैसे कि आप सभी को नोट्स चाहिए ही थे, तो मैंने नोट्स बनाने का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया था। तो मैं वहाँ पे नोट्स दे रही हूँ क्योंकि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो वीडियोज़ बना चुकी हूँ उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार-बार नोट्स लिखना बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो अगर वहाँ पर एक जगह में सारे बच्चे होंगे और हम वहाँ पे नोट्स डाल देंगे तो सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बात है। एंड वीडियो को शुरू करते हैं अब। व्हाट इज़ ASBE? तो ASBA क्या है, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये है उसका फुल फॉर्म जो कि आपको याद रखना है। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ASBA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन को सपोर्ट मिलता है किससे? कि जो अमाउंट ब्लॉक किया होता है उससे। ये मोटी मोटी बात है। ASBA is an application containing an authorization to block the application money in the bank account. ASBA क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट समझ में आ रहा है कि ASBA इज अ टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ऑथराइजेशन मिल जाता है कंपनी को कि टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन बैंक अकाउंट। देखो मोटा मोटा अगर हम इसको समझें मतलब आराम से समझें तो इसका ये मतलब है कि जैसे आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो, ठीक है, और आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे ना आपसे शेयर खरीदने हैं, तो वो आपसे कहेगा कि देखो पैसे दो, पहले एप्लीकेशन दो और पैसे दो, है ना। फिर हम बाद में बताएंगे कि आपको हम शेयर इशू करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम एप्लीकेशन भी देते हैं, हम पैसा भी देते हैं, क्योंकि हमने अगर आपने पिछला वीडियो पूरा देखा है तो आपको पता होगा रिफंड की एक बात आ रही थी, ठीक है। तो रिफंड तो तभी होगा ना जब हम पैसे ऑलरेडी दे चुके होंगे, और अगर हमको शेयर नहीं मिले तो हमको रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर किसी कोई ऐसा बंदा जिसको जिसने एप्लीकेशन के साथ पैसा दिया था, अब उसको शेयर मिल गए, तो जब तक उसको शेयर नहीं मिल जाते तब तक उसका जो पैसा है वो ब्लॉक रहता है इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन इशू, मतलब उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है कि आपने इतना पैसा लगा दिया है किसी शेयर को खरीदने में। एक एप्लीकेशन है जो कि ऑथराइजेशन देता है टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट। और उस बैंक अकाउंट से मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, आपने 5,000 रुपये दे दिए हैं कि भाई मेरे को इससे शेयर खरीदने हैं, तो अभी मान के चलो कि आपके अकाउंट में 5,000 ही हैं। भले आपके अकाउंट से 5,000 कटे नहीं हैं, आपने कह दिया है कि ये कट जाएंगे जब मुझे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तब, ठीक है, वो तभी कटेंगे। If an investor is applying through ASBA, his application money shall be debited from the bank account only, यहाँ पे देखो only लिखा है, if his or her application is selected for allotment after the basis of allotment is finalized or the issue is withdrawn or failed, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब उस पर्टिकुलर बंदे की एप्लीकेशन सिलेक्ट कर ली जाएगी कि इसको हम अलॉट करेंगे शेयर्स, तभी उसके अकाउंट से मनी है उसको डेबिट किया जाएगा, ओके। Under ASBA facility, investors can apply in any public rights issue by using their bank account. ASBA facility के अंडर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पब्लिक या राइट इशू अगर निकल रहा है तो उसको हम अपने बैंक अकाउंट को यूज़ करके उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं कि भाई हमें ये खरीदना है, ओके। Investor submits the ASBA form after filling the details like name of the applicant, PAN number, डीमैट अकाउंट नंबर, ये देखो ये वाला जो डिटेल्स है ये देना होता है। बिड क्वांटिटी, कितने शेयर्स पे बिड लगा रहे हैं, बिड का प्राइस, कितना प्राइस बता रहे हैं, और अदर डिटेल्स जो आपको टू देयर बैंकिंग ब्रांच बाय गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू ब्लॉक द अमाउंट इन देयर अकाउंट, ठीक है। बैंकिंग ब्रांच को देनी होती है ये सारी इन्फॉर्मेशन, और उनको ये भी बताना होता है कि भाई देखो इतना जो अमाउंट है
वो आप हमारे अकाउंट में ना इतना जो अमाउंट है, इतना जो पैसा है, उसको आप हमारे अकाउंट में ब्लॉक कर दो कि ये पैसा कहीं और ना जाए, है ना। तो ये है ASBA, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आता है, अगर ये मैं इतना समझा रही हूँ उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। अब from 1st January 2016 it is mandatory that all public issues are subscribed through ASBA only। कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी पब्लिक इशू हैं उसको ASBA के थ्रू ही सब्सक्राइब किया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द शेयर्स लिस्टेड आफ्टर इशू। जब आप अपने शेयर्स को इशू कर देते हो, मतलब जब आपको शेयर्स इशू हो जाते हैं तो वो कितने दिनों में लिस्टेड होते हैं। इट टेक्स 6 वर्किंग डेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक बिल्ड इशू। ओके, जब बुक बिल्ड क्या होता है, बुक बिल्डिंग क्या है, ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है जैसे बुक बिल्ड जब खत्म होता है, जब बुक बिल्ड हो जाती है, बुक बिल्डिंग हो जाती है, बुक हमारी बन जाती है और उसकी डेट खत्म हो जाती है, उसके 6 दिनों के बाद जो होते हैं हमारे शेयर्स लिस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ रजिस्ट्रार टू एन इशू, मतलब जो रजिस्टर करने वाला है और जो रजिस्ट्रार है उसका क्या रोल रहता है एक इशू करने में, ठीक है। द रजिस्ट्रार फाइनलाइज the list of capital allottees after deleting the invalid applications and ensures that the corporate action for crediting of shares to the demat account, अभी छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। The registrar finalizes the list of eligible allottees, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया कि जो रजिस्ट्रार है वो ये बताता है कि कौन कौन सी अलॉटीज जो हैं वो एलिजिबल हैं, मतलब कौन कौन से बेसिकली जो जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है वो कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं कि हम उनको शेयर्स का अलॉटमेंट करेंगे, तो ये रजिस्ट्रार बताता है। इनवैलिड एप्लीकेशंस को डिलीट कर देता है और ये इंश्योर करता है कि जो क्रेडिटिंग ऑफ शेयर्स है, मतलब अगर किसी को अलॉट आपको करना ही है शेयर्स तो उसके डीमैट अकाउंट में टाइम पे शेयर्स चले जाएं, ठीक है। इज डन एंड द डिस्पैच ऑफ द रिफंड, अगर आपको रिफंड भी करना है ऑर्डर्स को तो वो भी हो जाए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। डज NSE प्रोवाइड एनी फैसिलिटी फॉर IPO, ये बोल रहा है क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्या, मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू IPO निकाल रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ये आपको अभी पता चलेगा। NSE ऑपरेट्स अ फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो बिडिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। वो जो बिडिंग होती है वो ऑनलाइन ही होती है। तो यहाँ पर आपको NSE एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप नीट का, अब नीट का नाम आपने सुना ही होगा, अब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है मुझे। अगर आपने पिछली वीडियो में बता दिया वेरी गुड, नहीं बताया इस वीडियो में बताओ कि आपको बिडिंग सिस्टम करने का पूरा ऑनलाइन मिल जाता है, उसको जिसको हम नीट बोलते हैं IPO, है ना। नीट IPO होता है वो, जिससे कि ट्रेडिंग मेंबर को दैट इनेबल्स ट्रेडिंग मेंबर टू एंटर बिड्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर ऑफिसेज, अपने ऑफिसेज में बैठकर ही जो ट्रेडिंग मेंबर है वो बिड लगा सकते हैं थ्रू अ सोफिस्टिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर क्यों लिखा है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडिंग मेंबर का मतलब स्टॉक ब्रोकर को ही हम ट्रेडिंग मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टॉक ब्रोकर है वही तो बिड लगाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक इन्वेस्टर आके बिड नहीं लगाता, क्योंकि सारे इन्वेस्टर खुद से ट्रेड भी तो नहीं करते, है ना। वो इंटरमीडियरीज का हेल्प लेते हैं, मतलब ट्रेडिंग मेंबर का हेल्प लेते हैं, तो उनके भी हाथ पे वही बिड लगाते हैं। तो अगर जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं अगर NSE की हेल्प से, मतलब NSE के नीट के पोर्टल पे अगर वो आके ही काम कर रहे हैं, अगर वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं या फिर IPO में पार्ट लेना चाहते हैं तो इनको एक फुली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम मिलता है जहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। अब आ जाते हैं आगे। सॉरी, बुक बिल्डिंग थ्रू द NSE सिस्टम
ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। अभी कह रहा है कि अगर आप बुक बिल्डिंग करते हो एनएससी के सिस्टम से हेल्प लेके तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। अब वो कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? द एनएससी सिस्टम ऑफर्स अ नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी इन सिक्योरिटीज। मतलब बोल रहा है कि जो एनएससी सिस्टम है वो ऑफर करता है एक बिडिंग फैसिलिटी कि आप सिक्योरिटी में बिडिंग कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ फेयर, आपको एक फेयर, एक एफिशिएंट और एक ट्रांसपेरेंट मेथड मिलता है जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो बिड्स को। इलेक्ट्रॉनिक की जो मतलब एकदम लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स को यूज करके। कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू आर फार लेस देन दोज इन अ नॉर्मल आईपीओ। नॉर्मल आईपीओ में जितना पैसा लगता है उससे कहीं ज्यादा कम पैसा बुक बिल्डिंग थ्रू एनएससी सिस्टम से लगता है। द सिस्टम रिड्यूसेस द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द इशू प्रोसेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप इस सिस्टम से करोगे, अगर आप इस सिस्टम से काम करते हो तो आपके टाइम को भी कम कर देता है ये। द आईपीओ मार्केट टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 AM to 5 PM। और जो आईपीओ के मार्केट टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे से, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। ये बोल रहा है कि ये बताओ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको मैंने मोटा मोटा बताया था कि एक ऐसा मान लो कि पर्चा होता है जहाँ पे वो जो कंपनी होती है वो अपने बारे में अपने इन्वेस्टर्स को सब कुछ बताती है कि हमारा पास का रिकॉर्ड कैसा रहा है और क्या है हमारे पास क्या नहीं है ना, कितने एसेट, कितने लायबिलिटीज, क्या पास परफॉर्मेंस है, क्या इक्विटी कैपिटल है, क्या प्रमोटर, कौन कौन प्रमोटर है कंपनी का, क्या प्रोजेक्ट है, क्या कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, सब कुछ ये सब बताती है। जो कि हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं, तो आप देखते रहो वीडियो को। देखो अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू कंपनीज फ्लोट पब्लिक इशू। मतलब बहुत सारी नई नई कंपनीज आती हैं, पब्लिक इशू निकालती हैं। वाइल अ लार्ज नंबर ऑफ दीज कंपनीज आर जेन्युइन। बहुत सारी कंपनीज जेन्युइन भी होती हैं। अ फ्यू मे वांट टू एक्सप्लॉइट द इन्वेस्टर्स, बट कुछ ऐसी हो सकती हैं जो कि इन्वेस्टर्स को धोखा देना चाहती हैं, है ना, या तो फिर धोखा दे जाती हैं। नहीं भी देना चाहती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि देना पड़ जाता है। देयरफॉर it is very important that an investor, before applying for any issue, identifies future potential of a company। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि जिस भी वो कंपनी में अपना पैसा लगा रहा है उसका फ्यूचर पोटेंशियल देखे। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ, जैसे कि आपने थोड़ा बहुत एफएमएम पढ़ लिया अभी, है ना, तो अभी आपको पता है, मैं आपसे बोलूंगी कि भाई देखो, एक आपके पास मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ। एक तो है सेविंग अकाउंट, ठीक है, नहीं, एक तो है कि आप अपने घर में ही पैसा रख लो, है ना। दूसरा है सेविंग अकाउंट। तीसरा है, मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप थोड़े से भी समय के लिए अपना पैसा रख सकते हो तो आप फिक्स डिपॉजिट ही करोगे, है ना। आप अगर थोड़ा सा भी एफएम पढ़ लिए तो आपको घर में पैसा रख के समझ में आ रहा है कि वो भाई हमारे किसी भी काम का नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर पोटेंशियल पता है इन तीनों का। होम में पैसा, घर में पैसा रखे क्या होगा, नथिंग विल हैपन टू इट, ये बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सेविंग अकाउंट में क्या होगा, 3 to 4% के बीच में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। बट व्हेन इट कम्स टू फिक्स डिपॉजिट तो उसमें आपको 6, 6.5, मतलब कुछ कुछ इस तरीके से आपको इंटरेस्ट मतलब मिल सकता है। तो आप इतना कर, मतलब अगर आप पैसा थोड़े से टाइम के लिए रख सकते हो तो आप फिक्स डिपॉजिट के साथ ही जाओगे, बिकॉज यू नो द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज़ें कि क्या है ना। जो आपके पास फाइनेंशियल ऑप्शंस है आप उसको जानते हो। यहाँ पर ही वही बात हो रही है कि अगर कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो आपको उसको फ्यूचर पोटेंशियल को जानना होगा। और वो आप कैसे जानोगे, उसके प्रोस्पेक्टस से जानोगे। अ पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सेबी जो बोलती है कि अगर कंपनीज को कुछ काम करना है तो उसमें वो ये भी बोलती है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, ओके, बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर्स हु वांट टू give their money to you. This disclosure includes information like the reason for raising the money। और जो disclosure एक basically prospectus एक disclosure है ना, एक disclosure है of the company to the investors, basically to the public, जिसमें वो सब कुछ अपने बारे में बताती है कंपनी। और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि वो फंड को क्यों रेज करना चाहते हैं, क्यों वो आप लोग अपने शेयर इशू कर रहे हैं, द वे मनी इज प्रपोज टू बी स्पेंड, किस तरीके से उस मनी को खर्च किया जाएगा, द रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द मनी एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो
तो एक ऑन एन एवरेज आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ओके, ये भी कंपनी को बताना होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस, और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉस्पेक्टस की फॉर्म्स में आपके सामने आ जाती है, जिसमें साइज ऑफ द इशू, द करंट स्टेटस ऑफ द कंपनी, इट्स इक्विटी कैपिटल, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था टॉपिक शुरू करने से पहले कि कितना इशू निकाल रहे हो, कितना कौन सा क्या करंट स्टेटस है कंपनी का, घाटे में जा रही है, बहुत आसमान पे चढ़ रही है, या एकदम बीच बीच में है, ठीक है, या कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है, क्या स्टेटस चल रहा है, इक्विटी कैपिटल कितना है, करंट और पास्ट का इंफॉर्मेशन का मतलब जो परफॉर्मेंस है उसका वो एक तरीके से ग्राफिक्स की फॉर्म में भी मिलना चाहिए। द प्रमोटर्स, कौन कौन प्रमोटर हैं कंपनी के, किन किन प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करती है, कितना पैसा लगाती है, किन किन तरीकों से उसको पैसा मिलता है, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, क्या प्रोडक्ट है कंपनी के पास, क्या उसकी कैपेसिटी है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये उसको कंपनी जो है उसको देनी होती है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट डज ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब प्रॉस्पेक्टस ही होता है, बट इन केस ऑफ पब्लिक इशू, है ना, पब्लिक इशू के केस में जिसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, तो ये लोग उसको ऑफ अ डॉक्यूमेंट कह देते हैं। चीज़ें सेम ही हैं बट थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अलग है। तो ऑफ अ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है प्रॉस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक इशू, है ना। or offer for sale and letter of offer in case of a rights issue which is filed with the registrar of companies and stock exchanges. An offer document, अब यहाँ से देखो, an offer document covers all the relevant information to help an investor to make his or her investment decision. मतलब अगर आप किसी भी बंदे को ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो वो जो भी पर्टिकुलर इंसान है, जो इन्वेस्टर है, उसको हेल्प मिल जाएगी कि भाई वो उसको इसमें पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है, या फिर कितना लगाना है। तो मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट देख के बंदा जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आराम से ले पाएगा। और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब है जब ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट की फॉर्म में होता है, अभी वो ड्राफ्ट के स्टेज में है, अभी सेबी के पास जाएगा, है ना, और सेबी बताएगी फिर सही है कि नहीं है। उससे पहले वाला जो स्टेज होता है जब वो ड्राफ्ट रहता है, जैसे कि आप लोग भी कभी भी कुछ करते होगे, मान लो कि आपको किसी को बड़ा सा मैसेज भेजना है या फिर कुछ भी आपको लिखना है, तो पहले आप ड्राफ्ट बनाते हो उसका, है ना, उसके बाद आप प्रॉपरली लिखोगे तब भेजोगे, इस तरीके से। द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद सेबी, और जो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो सेबी को दिया जाता है एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस विद ROC। 30 days पहले, मतलब प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी को इशू करने से 30 दिन पहले जो है वो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी के पास पहुंच जाना चाहिए। सेबी मे स्पेसिफाई चेंजेस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड द इशूअर or the lead merchant banker shall carry out such changes in the draft of a document before filing the offer document with ROC, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर सेबी के पास जाता है और सेबी कुछ चेंजेस करने के लिए बोलती है, तो जो इशूअर है, जो मर्चेंट बैंकर है, उसको वो चेंजेस करने पड़ेंगे। ROC क्या है, यहाँ पे ये होता है ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्होंने ROC कह दिया यहाँ पे। The draft of a document is available on the SEBI website for public comments for a period of 21 days from the filing of the draft of a document with SEBI। और SEBI को फाइल करने से पहले वो 21 दिन तक वहाँ पर सेबी की वेबसाइट पर पड़ा रहता है, जहाँ पे पब्लिक भी उस पर कमेंट कर सकती है, ठीक है। अब ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये जो प्रोस्पेक्टस है ये एक प्रोस्पेक्टस होता है, इतना समझ में आ गया, विच डज नॉट हैव डिटेल्स ऑफ ईदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एक टाइप का प्रोस्पेक्टस जिसपे प्राइस और नंबर नहीं होता सिक्योरिटीज का, जो कितने इशू किए जा रहे हैं, कितने प्राइस पे, कितने नंबर में, और द अमाउंट ऑफ इशू, ठीक है, और क्या अमाउंट ऑफ इशू है वो भी वो लोग बताते नहीं हैं। दिस मीन्स दैट इन केस price is not disclosed, the number of shares and the upper and lower price bands are disclosed। ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस को डिस्क्लोज नहीं किया गया है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड अपर एंड लोअर प्राइसेस बैंड है वो डिस्क्लोज
हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रोस्पेक्टस है जिसमें प्राइस और नंबर जो होता है शेयर्स का वो लोग बताते नहीं हैं। और इसका मतलब ये है कि इन केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, मतलब अगर प्राइस को डिस्क्लोज ही नहीं किया गया है तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी डिस्क्लोज हैं, और जो अपर और लोअर प्राइस बैंड है वो भी अभी तक डिस्क्लोज है। मतलब आपको ये नहीं पता है कि आप कितने से कितने के बीच में बिड लगाओगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।